Good evening all of you. पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्सेस का सब्जेक्ट बिगिनिंग टू एंड रिवाइज करेंगे. ध्यान देंगे तो आप लेस देन 1 आवर में फ्री हो जाओगे. All of you, first of all, income tax is a direct tax. इनकम टैक्स किसी भी इंसान की इनकम पे ली जाती है. तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लेने के लिए सबसे पहले ऐसा डिसाइड किया कि हम डिसाइड करें कि हम टैक्स लेंगे किससे. तो दे डिसाइडेड हम कब टैक्स लेंगे, किससे लेंगे, किस चीज पे लेंगे. तो हम असेसी से असेसमेंट ईयर में इनकम पे टैक्स लेंगे. तो असेसी कौन? असेसी कैन बी अ पर्सन. Who is the person? So person can be an individual, person can be an HUF, person can be a company, person can be anyone. तो उन्होंने इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स में एक चैप्टर रखा जिसमें हमने डिफाइन करा कि पर्सन कौन होता है, इनकम क्या होती है, किसको हम इंडिविजुअल गिनेंगे, किसको हम HUF गिनेंगे, कैसे पूरा कैलकुलेशन करें, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, उसके बारे में बताया. अब ये सब डिसाइड हो गया तो हम बोल रहे हम पर्सन से टैक्स लेंगे. तो क्या हम सब पर्सन को एक ही नजर से देखेंगे? नो. हम ये चेक करेंगे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है. क्या वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो हमको उसकी इंडिया की इनकम, फॉरेन की इनकम दोनों पे टैक्स चाहिए. क्या वो एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मतलब रेसिडेंट है बट नॉन ऑर्डिनरी, तो हमको उसकी इंडिया की इनकम पे टैक्स चाहिए और ऐसी फॉरेन इनकम पे टैक्स चाहिए जिसका मैनेजमेंट इंडिया से हुआ हो. बाकी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं चाहिए. अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो हमको उसकी इंडियन इनकम पे टैक्स चाहिए, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं चाहिए. तो पहले रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड हो जाए. उसके बाद हम डिसाइड करेंगे उसकी स्कोप ऑफ इनकम हम कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सी इनकमों में हम कभी टैक्स नहीं लेंगे, इट इज एग्जम्प्ट इनकम. इतनी थ्योरी हमको यूनिट 1 में करनी. वंस यू डिसाइड दिस, तो अब हम बात कर रहे हैं जब आप इनकम गिनना चाहते हो तो इनकम गिनने के लिए हमको जैसे बाइफर्केशन करनी पड़ेगी. जैसे इनकम पर पर्सन गिने तो किस उसकी कौन कौन सी इनकम गिने. तो हमने इनकम टैक्स में ब्रॉडली 5 हेड बना दिए. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो 5 हेड की इनकम किस तरह से गिनी जाएगी उसके लिए हमने चैप्टर्स बना दिए. इनके टोटलों को हमने बोल दिया ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम मतलब तुम्हारी इस साल की पूरी ग्रॉस कमाई. ग्रॉस कमाई में से हम आपको कुछ अमाउंट्स डिडक्शन अलाउ कर देंगे कि ठीक है चलो आप यहाँ पे सेविंग करते हो, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप टैक्स मत देना चलेगा. सो इट इज डिडक्शन. बाद में जो बचेगा इट इज टैक्सेबल इनकम. और टैक्सेबल इनकम के लिए हमने टैक्सेबल रेट्स बता दिए कि किस किस रेट पे हम टैक्स गिनेंगे. नाउ दिस इज अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स. अब हमारे कोर्स में क्या क्या है, तो यूनिट 1 की थ्योरी अच्छे से सब इंट्रोडक्शन सिखा दिया, एग्जाम इनकम क्या है सिखा दिया, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है सिखा दिया, इनकम क्या होता है सिखा दिया, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो सिखा दिया, स्कोप ऑफ इनकम कैसे डिसाइड करते हैं सिखा दिया. सैलरीज, कोई भी इंसान को जब सैलरी मिलती है ना तो वो बेसिक सैलरी हो सकती है, उसको अलाउंसेस मिल सकते हैं, उसको परक्विजिट्स मिल सकते हैं. तो हमने अलाउंसेस सारे कोर्स में रखे कि कौन कौन से अलाउंसेस किसी इंसान को मिलते हैं, वो हम आपको सब सिखाएंगे. लेकिन हाँ, परक्विजिट्स का वैल्यूएशन बीकॉम में खाली हाउस के रिलेटेड रखा है, बाकी कोई परक्विजिट का वैल्यूएशन नहीं रखा है. व्हेन यू कम टू हाउस प्रॉपर्टी तो काफी हद तक डिटेल में हाउस प्रॉपर्टी कवर किया है कोर्स में. व्हेन यू कम टू बिजनेस एंड बिजनेस प्रॉफिट्स एंड गेन्स तो लिमिटेड सी चीजें कवर करी है. कैपिटल गेन तो बेसिक थ्योरी कवर की है, अदर सोर्सेज का चार्ट अच्छे से दिखा है, डिडक्शन 2 ही कवर किए, एटीसी एंड एटीडीडी मतलब एटीडी. तो अब अपने पास इतना कोर्स है जिसके ऊपर हर एक चीज में कितने कितने कौन कौन से क्या क्या रूल्स है मैं सब बोलूंगा. जितना मुझे याद है उतना तुम याद कर लो. हो सकता है कि लेक्चर पूरा होने के बाद कोई बच्चा ऐसे बोले कि सर मैं यही वीडियो दूसरी बार देख लूंगा, अंदर पैम्पलेट देखता जाऊंगा, वीडियो सुनता जाऊंगा, लेक्चर देखता जाऊंगा, वीडियो सुनता जाऊंगा, एंड यू आर डन विद एवरीथिंग. लेट अस स्टार्ट. दुनिया में टैक्सेस 2 होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्स वो होती है जो आपकी डायरेक्टली आप पे करते हो, आप ही भुगतते हो. आपने पे किया है, यू आर द पेयर एंड यू आर द सफरर, यू आर द बेयरर. आप ही उसको भर रहे हो, आप ही उसको भुगत रहे हो, आप किसी से उसको वसूल नहीं कर सकते. जैसे इनकम टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, एस्टेट टैक्स हो गया.
इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जैसी टैक्सें होती हैं जो भरते आप हो लेकिन आप किसी और से वसूलते हो। आप जब भरते हो तो आप एज अ बिजनेसमैन वो टैक्स भरते हो, आप बिजनेसमैन के नाम से जीएसटी भर रहे हो और वो जीएसटी आप अपने कस्टमरों से वसूल कर रहे हो। इट्स इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया में इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट है विच इज फ्रॉम 1961। इनकम टैक्स रूल्स हैं जो 1962 से हैं। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टाइम टू टाइम क्लैरिफिकेशंस देता रहता है और बहुत सारी जुडिशियल जजमेंट्स आती हैं। हर बार हमारे यहाँ पे जो इनकम टैक्स एक्ट होता है वो एनुअल अमेंडमेंट से पास होता है, उसको फाइनेंस बिल बोलते हैं। उसमें फाइनेंस बिल में इस साल हम कौन से नए रेट्स ला रहे हैं, क्या रहे हैं वो बताते हैं। फाइनेंस बिल के पार्ट 1 में हम बताते हैं, जैसे फाइनेंस एक्ट 2020 में हम बताएंगे कि 2021 के कंफर्म रेट्स कौन से रहेंगे। अब जो असेसमेंट ईयर चालू होगा 1 अप्रैल से, उसके रेट्स फाइनल कौन से रहेंगे। सर फाइनल कौन से रहेंगे मतलब, क्योंकि पार्ट 2 में वो ऑलरेडी प्रपोज हो चुके होते हैं लास्ट ईयर। मतलब इस साल के पार्ट 2 में क्या आएगा, फाइनेंस एक्ट 2020 का प्रपोज करेगा कि 21-22 असेसमेंट ईयर यानी प्रीवियस ईयर 2021 जो अभी चालू होने वाली है, कमाई का साल जो चालू होने वाला है, वो उसमें तुम जो कमाओगे ना उसमें तुम्हारी कैसे टैक्स लगेगी, एसेट उसमें तुम्हारी कैसे टैक्स लगेगी। पार्ट 2 के लिए फिर से सुनेंगे। जैसे अभी हमारा बजट आएगा इस 28 फरवरी 2022 को, तो वो बताएगा 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 प्रीवियस ईयर जो चालू होने वाला है अभी, उसमें जो तुम कमाओगे ना उस पे, उसके नेक्स्ट ईयर जो असेसमेंट ईयर आएगा उसमें हम आपसे कैसे टैक्स लेंगे। 2022-23 प्रीवियस ईयर की असेसमेंट ईयर 23-24 जो होगा उसमें। अच्छा, साथ में पार्ट 1 में हम कंफर्म कर देंगे कि लास्ट ईयर जो बजट बना होगा ना उसमें ऑलरेडी पार्ट 2 में बताया होगा कि अभी जो साल चालू हो रहा है प्रीवियस ईयर 21-22 प्रीवियस ईयर 21-22 जो अभी चालू हो रहा है, जो भी पूरा होने वाला है, उसकी आपकी कौन सी टैक्स रहेगी वो पार्ट 2 में तो लास्ट ईयर ही बता दिया होगा। पार्ट 1 में उसको खाली कंफर्म कर दिया जाएगा। इस साल के पार्ट 1 में लिखा जाएगा कि लास्ट ईयर जो जो रेट प्रपोज हुए थे उन रेट्स को फाइनल किया जाता है और अब वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा पूछे कि भाई फाइनेंस बिल ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर के पार्ट 1 में कौन से प्रीवियस ईयर के रूल्स आते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर चल रहा है फाइनल रेट्स आते हैं उसके 2020, जैसे अभी 2022 का फाइनेंस बिल है उसमें फाइनल रेट्स होंगे 2021-22 प्रीवियस ईयर यानी असेसमेंट ईयर 21-22, आई एम सॉरी 22-23। अच्छा, उसमें पार्ट 2 में प्रपोज किसके लिए रेट्स हो जाएंगे, कमाई का साल 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर तो 2023-24। पार्ट 3 में उसी के टीडीएस के रेट्स बताए जाते हैं, नथिंग न्यू। इनकम टैक्स रूल्स टाइम टू टाइम पार्ट 4 इज नॉट ऑफ आवर यूज, उसमें कुछ भी नहीं। टीडीएस के रेट्स की ज्यादा जानकारी दी जाती है, टीडीएस की जानकारी होती है 3-4 में। अपने लिए अभी जैसे जो अपने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर जो अपनी डेफिनेशन है उसके हिसाब से अपने को रूल्स है। फिर बात करते हैं इनकम टैक्स के रूल्स आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आती हैं। हमारे यहाँ असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट चलता है। जिस साल में हम पैसा कमाते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, जिस साल में हम टैक्स भरते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। हर ईयर प्रीवियस ईयर भी होता है, हर ईयर असेसमेंट ईयर भी होता है। जैसे अभी प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है जिसमें हम कमा रहे हैं, तो चल रहा है 21-22 जो 1 अप्रैल 2021 से चालू होकर 31 मार्च 2022 में पूरा होगा। इस साल में हम जो कमाएंगे इस साल का ये प्रीवियस ईयर है, इसकी टैक्स हम भरेंगे असेसमेंट ईयर 2022-23। अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021-22 उसमें हम टैक्स भर रहे हैं जो हमने 2021 में कमाया था उसकी। असेसमेंट ईयर हमेशा यूनिफॉर्म रहता है, एक ही रहता है। प्रीवियस ईयर आधा अधूरा भी हो सकता है, जैसे इस साल ही तुमने धंधा चालू किया तो जिस दिन से धंधा चालू किया उस दिन से लेके 31 मार्च तक का प्रीवियस ईयर आपका बनेगा। इज दिस क्लियर? तो ये प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं। प्रीवियस ईयर क्या ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर हो जाए और नेक्स्ट ईयर के लिए हम वेट ना करें? हाँ, जैसे कोई नॉन रेसिडेंट है, शिपिंग कंपनी, या कोई इंडिया से परमानेंटली जा रहा है, या कोई इंसान ऐसा हमको लग रहा है कि अपनी असेट बेच रहे हैं, असेट इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स, तो हम उनको आधे में ही पकड़ेंगे, असेट हम उनको आधे में ही पकड़ेंगे और हम उनसे टैक्स उधर का उधर ले लेंगे। इज दिस क्लियर? पर्सन, तो पर्सन में आता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसका प्रैक्टिकल इंडिविजुअल आप और हम है, एचयूएफ एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है जिसमें पापा मम्मी और उनके सारे बच्चे आते हैं, दादा दादी आते हैं। कंपनी होता है, फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म होता है। एओपी बीवाई क्या होता है, आपने फर्म का अग्रीमेंट नहीं किया है और आप और हमारे जैसे नॉर्मल इंसान है जो उसमें इकट्ठे हुए हैं तो उसको बीओआई बोलते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन हम भी हैं, कोई फर्म भी है, कोई कंपनी भी है जो मिलके बिना अग्रीमेंट के काम करे तो उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी है, एमएस यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन
है। इज दिस क्लियर? इसका प्रैक्टिकल आपको अच्छे से आना चाहिए। असेसमेंट यानी जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है उसको असेसमेंट बोलते हैं। हम असेस ही हैं अगर हमको टैक्स भरने का आ रहा है खुद के लिए या किसी और के लिए। हाँ जी भाई, किसका? इसका? चलो, रामानंद सागर कौन है? हाँ, रामानंद सागर इंडिविजुअल है, पटेल ब्रदर्स फर्म है, डीसीएम लिमिटेड कंपनी है, बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है बताओ? लोकल अथॉरिटी है। अटीरा क्या है? अटीरा हाँ जी, नहीं, अटीरा जो है उसमें कोई भी मेंबर हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, वो एसोसिएशन है ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इन अहमदाबाद, तो इट इज एओपी। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हाँ जी बेटा, वो अटीरा में भी ऐसा उसका फुल फॉर्म चेक करो। नहीं तो अहमदाबाद टेक्सटाइल, इसके अंदर देखो एक बात समझो, जो पेपर में आएगा ना कुछ ऐसा आएगा जो तुम्हारे कॉमन सेंस के अंदर का हो, तो यहाँ याद कर लो। चलो, अटीरा में खाली इंडिविजुअल्स को मेंबरशिप देते होंगे तो इट इज बीओआई। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कंपनियां भी मेंबर हो सकती हैं, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एमएस यूनिवर्सिटी इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रहेगी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जॉइंट फैमिली ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बट इट्स अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके बाद एसएससी यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसको टैक्स भरने की आ रही है खुद के लिए या किसी और के लिए। हाउ टू चार्ज टैक्स? तो टैक्स इनकम पे लगता है। ऐसे टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। तो इनकम क्या होता है? तो प्रॉफिट गेन, डिविडेंड, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, परक्विजिट्स की वैल्यू। इनकम की लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी हुई है व्हिच इज एक्चुअली यूजलेस टू सी। एक बार ठीक है देखेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उसका प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका रेगुलर डेफिनेट सोर्स होना चाहिए इनकम का, आपको इनकम हुआ है तो टैक्स भरना पड़े। कोई भी फॉर्म में इनकम आ सकती है। एक्चुअली रिसिप्ट वर्सेस एक्रूवल, आपको कोई भी एक बेस फाइनल करना है, या रिसिप्ट बेसिस या एक्रूवल, जो आपका अकाउंटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आपको पैसा भरना है, टैक्स भरना है। इलीगल इनकम पे भी सरकार टैक्स लेगी। डिस्प्यूटेड टाइटल हो तो भी सरकार टैक्स छोड़ने वाली नहीं है। रिलीफ और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस वो किसी की इनकम नहीं होती, वो खाली पैसे हम किसी को दे रहे हैं और रीइंबर्समेंट करके दे रहे हैं, तो किसी का इनकम नहीं। जैसे आप मेरे बेहाफ पे किसी को पे करके मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो वो आपकी इनकम नहीं है, ऐसे वो आपकी इनकम नहीं है। डाइवर्जन ऑफ इनकम वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम, बेटा इसका सिंपल सा फंडा होता है कि आप जैसे कोई हस्बैंड है, ध्यान से सुनेंगे, कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को कुछ ऐसे ही पिंक मनी दे रहे के लिए घर के खर्चे के लिए यूज कर, तो वो उसकी इनकम नहीं, ठीक है, वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। उसमें हाँ जी बता दूं। उसके अंदर तो बोले तो वो पिंक मनी दे रहे हैं उनको, ले बेटा खर्चा कर, जिंदगी चला अच्छे से, मस्त खा पी लेकर, पानी पूरी खा के आकर रोज, तो क्या वो तो मम्मियाँ नहीं, मम्मी तो बेटा उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ इनकम, आप अपने पैसे यूज कर रहे हैं, उसमें वाइफ को टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई इंसान शाना बन रहा है कि मैं मेरी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम कर रहा हूँ, जैसे उसका जो भाड़े का इनकम आए ना वो उसको, ये डाइवर्जन हो रही है। ये आप पैसे अप्लाई नहीं कर रहे हो, ये आप उसको पैसे डाइवर्ट कर रहे हो। मतलब ये तो ये हो गया कि कमाया आपने, इनकम आपका, बट आपको इनकम टैक्स ना भरनी पड़े इसके लिए आप भाभी जी घर पे है, मतलब भाभी जी को घर दे रहे हो, ऐसे भाभी जी को घर दे रहे हो, ये डाइवर्जन ऑफ इनकम है, इसमें टैक्स आपको ही भरनी पड़ेगी, आंटी कुछ करने वाली नहीं। सरप्लम फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटी अगर आप करते हो, मतलब कोई साथ में एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं और उसमें से इनकम होता है, तो आप सबको ज्वाइंट में उसमें टैक्स भरना है। टेम्पररी हो या परमानेंट इनकम हो, टैक्स भरने की आती है। कोई अमाउंट लमसम मिला हो कि एक बार मिला हो, इनकम भरनी पड़ती है। टैक्स फ्री इनकम हो तो उस पर टैक्स नहीं आती। धर्मादा यानी किसी ने आपको दान धर्म में कुछ दे दिया, ले बेटा ले अपनी जेले जिंदगी, मैं तेरे को 50,000 देता हूँ, अच्छी पढ़ाई करना, तो वो आपकी इनकम नहीं है, ऐसे वो आपकी इनकम नहीं है। इनकम इंक्लूड लॉस, यानी मतलब नॉर्मल, जैसे इनकम पॉजिटिव है तो लॉस नेगेटिव भी हो सकता है। कोई भी इनकम का एक से ज्यादा बार टैक्सेस नहीं होता। यू कैन रीड दिस वन, इसके ऊपर मैं बार बार और ज्यादा बोलने का मेरा कोई सेंस नहीं है। हम सीधा रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पे आते हैं अभी। कम ऑन, जस्ट वेट फॉर अ 1 मिनट। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी में सीटा में जो बोल रहा हूँ वहां से ही चीजें देखना, आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इतना समझ लो, कोई भी इंसान रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हो सकता है। हमारे पैम्पलेट में प्रोविजन एट ग्लांस करके एक पॉइंट दिया हुआ है, तुमने देखा हो तो,
ये ना प्रोविजंस एट ग्लांस, रूल्स ऑफ रेसिडेंस, जो प्रोविजंस, बेसिक प्रोविजंस एट ग्लांस, बेसिक कंडीशन एट ग्लांस मिला, ये सीधा रेफर करने का। देखो कोई भी इंसान कौन सी कैटेगरी का हो सकता है, सिंपल लॉजिक लगाओ, सिंपल, बिना टेंशन के। सिंपल लॉजिक क्या लगाओ कि कोई भी इंसान हो सकता है ऐसा बंदा जो इंडियन सिटीजन है, जो जा रहा है सिमरन बन के इस बार इस देश से बाहर, परमानेंट जाने की बात कर रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा, जाके बस जाऊंगा किसी और देश में और वहां हमेशा के लिए सेटल हो जाऊंगा, नौकरी के लिए बाहर जा रहा है। उसको कोई दो शर्तें नहीं, एक ही शर्त, लास्ट ईयर में 182 डेज से ज्यादा तो इंडिया में था तो तू इंडिया का रेसिडेंट है। लास्ट ईयर में 182 डेज तू नहीं था तो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। ऐसा कोई इंसान जो इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का बंदा है, इंडियन, उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई इंडिया के थे, आया ना, तो वो बंदा रेसिडेंट कहलाएगा। उसके लिए भी एक ही शर्त रखी है, वो इंडिया में घूमने आया है तो 182 डेज से अगर इंडिया में ज्यादा रहा है तो वो इंडियन रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट। ये दो बातें क्लियर। बाकी दुनिया के सारे इंसान, कोई भी और इंसान जो नौकरी के लिए बाहर नहीं जा रहा, जो इंडिया में घूमने नहीं आया, तेरे मेरे जैसा आम इंसान, तो नौकरी के लिए बाहर जा, ना कोई बाहर से घूमने आए, हम यहाँ के हैं, हम ऐसे ही फॉरेन घूमने गए, कभी अफ्रीका गए, कभी ऑस्ट्रेलिया गए, कभी इंडिया, कभी कैसा, तो मतलब दो शर्तें रखिए, या तो तुम 182 डेज से ज्यादा इंडिया में होने चाहिए तो तुम इंडियन हो। अगर तुम 182 डेज से ज्यादा इंडिया में नहीं हो तो अगर आप 60 डेज से ज्यादा हो, कितने से ज्यादा हो, 60 डेज चलेगा तो चलो, रखो तुम्हारे लिए हम शिकंजा और पक्का करेंगे। 60 डेज से ज्यादा तुम इंडिया में थे और लास्ट 4 सालों में अगर तुम 365 दिन इंडिया में थे, दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंडीशनें। इस साल में 60 डेज और उसके पहले के 4 सालों में 365 डेज, तो तू फंस गया, तो इंडियन ही है, तो हम इंडियन सिटीजन गिनेंगे, इंडियन सिटीजन। यहाँ तक कोई डाउट? दोनों को करना चाहिए, कंपलसरी दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए, नहीं तो नहीं। मतलब लास्ट ईयर में 60 डेज और उसके पहले के 4 सालों में 365 डेज फुलफिल हो रहे तो इंडियन सिटीजन है, वरना तो मतलब इंडियन रेसिडेंट है, वरना तो इंडियन रेसिडेंट नहीं है। अभी जो ये पहली वाली दो कैटेगरी थी ना, जिसमें खाली 182 डेज की कंडीशन थी, इसमें ना सरकार ने, ये देखो यहाँ पे सरकार ने ना एक्सेप्शंस लाए हैं अभी, कि तुम इंडियन सिटीजन हो, तुम्हारी इनकम 15 लाख से भी ज्यादा है, 15 लाख। अच्छा, तुम जिस देश में रहते हो ना अभी, वहां तुम्हारी कोई टैक्सेशन नहीं चल रही है, ऐसे टैक्सेशन, वहां तुम्हारी कोई टैक्सेशन नहीं चल रही। डू यू अंडरस्टैंड? पहला ये केस। दूसरा एक्सेप्शन ये इसके साथ साथ ये, तुम इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन के बंदे हो, तुम्हारी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तुम इंडिया में विजिट करने आए, वो पहली दो कैटेगरी, जो विजिट करने आया, जो या इंडिया से बाहर गया, तो जहां बाहर गया वहां उसकी कोई टैक्सेशन नहीं चल रही, या जो बंदा इंडिया में घूमने आए वहां पे उसकी फॉरेन कंट्री में कोई टैक्सेशन चल रही नहीं है, और वो इंसान 15 लाख से ज्यादा कमाया है प्रीवियस ईयर में, कितने लाख से ज्यादा, तो उसको इफ यू आर इन इंडिया फॉर 120 डेज, कितने डेज, 120 डेज ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर और 365 डेज ड्यूरिंग 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम आपको पकड़ लेंगे। अभी मैं तुमको एक सिंपल बात पूछता हूँ, इंडियन बंदा नौकरी के लिए बाहर जा रहा है, उसकी इस साल की 8 लाख रुपए आवक है, कितनी कंडीशन है चेक करें, एक 182 डेज, क्योंकि आवक 15 लाख से ज्यादा ऊपर है ही नहीं, 182 डेज वाले। फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन में रहने वाला इंसान है, इंडियन ओरिजिन का बंदा है, इंडिया घूमने आए, ठीक है, 15 लाख से ज्यादा आवक है, तो उसके लिए 182 डेज वाली शर्त तो लगेगी। एडिशनल सरकार ने भी नई शर्त और घुसा दी है, कौन सी, 120 दिन से ज्यादा है, भले 182 डेज से ज्यादा नहीं है, और लास्ट 4 सालों में 365 डेज तेरे हो जा रहे हैं, तो हम तुझे रेसिडेंट गिन सकते हैं। क्या गिन सकते हैं? रेसिडेंट। फिर से रूल्स बताओ, चलो फिर से रूल्स बताओ। पहला, लास्ट कंडीशन में अगर 120 डेज से भी कम हो रहा है बट 11 इयर्स में 365 से ज्यादा है तो भी मतलब नहीं, सवाल आप खुद सवाल सोचो ना बेटा, 120 जब पहली कंडीशन ही है कि इज इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर, तो 120 डेज से कम हो गया तो कंडीशन का सवाल ही नहीं है ना, 120 डेज और मोर कंडीशन ही है, पहली कंडीशन ही ऐसी है। चलो 3 केस जल्दी से रिपीट कराओ, फटाक से सीधा बोलना। ऐसा हम 3 केस अलग करेंगे। कोई बंदा इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन, नौकरी के लिए इस साल बाहर जा रहे हैं, कितनी शर्तें,
एक कौन सी 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है तो इंडिया का रेसिडेंट है, 182 डेज से ज्यादा नहीं है तो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। स्पेशल कैटेगरी, इसमें स्पेशल कैटेगरी, अगर तेरी आवक 15 लाख से भी ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, और जहां तू नौकरी करने गए वहां भी तेरी कोई टैक्सेशन चालू नहीं हुई है तो वांदा नहीं, वेट कर, हम एक दूसरी शर्त भी लाए। कौन सी शर्त लाए? 120 दिन से ज्यादा अगर तू इंडिया में रहा था लास्ट ईयर में और लास्ट उसके पहले के 4 सालों में 365 डेज, तो हम तुझे पकड़ लेंगे, हम तुझे पकड़ लेंगे, पक्का? हाँ क्या दोनों, क्या फिर से बोलो। बेटा तुम 2 मिनट मेरे से तुम कुछ पूछो ना, उसके पहले मैं तुमको जस्ट एक लॉजिक सिखा रहा हूँ। कोई भी एक शर्त 120 डेज वाली कोई शर्त ही ना हो तो लास्ट ईयर में एक दिन रहो चले, तो लास्ट साल के 365, ऐसे कोई से बोला लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है ना। लॉजिक कब बैठ रहा है कि सरकार ने पकड़ने का शिकंजा नक्की किया कि देख 182 में तो नहीं फंस रहा था तो तुझे 120 में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें दूसरी ऐसी कंडीशन रखी कि काली एक साल में 120 से ज्यादा दिन हो गया तो मेरा गला दबाओगे क्या? तो रुक नहीं, तू ऐसा तू नाटकबाज है, इस साल तो हर बार गेम खेल रहा है, 130 140 दिन रह के तो भाग जा रहा है, तो वेट वांधा नहीं, तो लास्ट 3 सालों में 365 क्रॉस मारा है ना, पकड़ इसको, पकड़, ये अपने इंडिया का ही रेसिडेंट है, इसे शातिर दिमाग लगाओ ऐसे। पार्ट टू चले, पार्ट 2 जल्दी बोलो। कोई फॉरेन कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा फॉरेन में रहता है, इंडिया में घूमने है, इंडिया में घूमने है, एक ही शर्त लगेगी 182 डेज, 182 डेज, बट वेट आवक 15 लाख के ऊपर हो गई है तो दूसरा बटन चालू, कौन सा बटन चालू? 120 प्लस 365, 120 लास्ट ईयर, 365 लास्ट 4 साल, आया ना? ओके, बाकी आम इंसान तेरे मेरे जैसा, ना हम इंडियन ओरिजिन के हैं, बाहर से घूमने नहीं आए, ना हम इंडियन है ना बाहर घूमने गए, हम तो ऐसे ही आए गए बालानी जैसे हैं हम, कभी इधर कभी उधर, कभी एक पाँव इधर कभी दूसरा किधर। हमें 2 शर्तें लगेंगी, कौन सी 2 में से कोई भी एक केस में तुम फंस जाओगे। पहला, लास्ट ईयर में 182 डेज से ज्यादा हो, लास्ट ईयर में 182 डेज से ज्यादा हो तो तुम पकड़ा जाओगे, अगर ये केस में नहीं पकड़ा रहे हो तो लास्ट ईयर में 60 डेज से ज्यादा और उसके पहले के 3-4 साल में पकड़ा गए तुम, ठीक है। अब तुम रेसिडेंट तो हो गए, अब ऑर्डिनरी के नॉन ऑर्डिनरी, रेसिडेंट तो हो गए, अब ऑर्डिनरी के नॉन ऑर्डिनरी, क्या हुआ? चलो मस्ती कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डिनरी के नॉन ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी उसको बोलेंगे जो लास्ट 10 में से कोई भी 2 साल मिनिमम एटलीस्ट वो इंडिया का रेसिडेंट हो और उसके साथ साथ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? 7 इयर्स में उसके 730 डेज होने चाहिए, 7 इयर्स में उसके 730, तो इंसान ऑर्डिनरी गिनेगा, नहीं तो नॉन ऑर्डिनरी। तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं बट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कोई एक ही हो रही दूसरी नहीं हो रही, तो उसको नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट गिनेंगे। इज दिस क्लियर? फाइन। हाउ टू फाइंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF? होली मैनेजमेंट इंडिया में तो रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट, पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया है तो रेसिडेंट। ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी की शर्तें कर्ता को लगाने की, किसको लगाने की? कर्ता। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, होली मैनेजमेंट इन इंडिया है तो रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट, पार्टली है तो रेसिडेंट। इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया, फॉरेन कंपनी है जिसकी ग्रॉस रेसिड 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ से, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया है तो इंडिया का रेसिडेंट, नहीं तो इंडिया का रेसिडेंट नहीं। और 50 करोड़ से कम वाली गरीब कंपनी है ना फॉरेन की, अभी तो अभी हाल फिलहाल उनको छोड़ दिया है यार, अगर उनका 50 करोड़ से छोटी फॉरेन की कोई कंपनी है ना तो वांदा नहीं, यू आर नॉन रेसिडेंट, यू आर ओके। रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड हो गया सबका, तो अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इनकम। किसका बात करेंगे? सर स्कोप ऑफ इनकम कैसे? तो इनकम हो सकती है या इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम, सादी भाषा में समझो यार, या इंडिया में इनकम रिसीव हो या एक्रू हो, रिसीव हो या तो इंडियन इनकम है, इंडिया में खाली रिसीव हुई हो तो भी इंडियन इनकम है, खाली इंडिया में एक्रू हुई हो तो भी इंडियन इनकम है, ना इंडिया में रिसीव हुई ना इंडिया में एक्रू हुई तो वो इंडियन इनकम नहीं है, फॉरेन इनकम। ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन सा इंसान?
ऑर्डिनरी, उसको सब चीजों पे टैक्स भरनी पड़ती है, चाहे इंडियन इनकम हो के फॉरेन इनकम। नॉन रेसिडेंट हो ना, उसको इंडियन इनकम पे टैक्स भरनी पड़ती है, फॉरेन इनकम पे टैक्स भरनी पड़ती नहीं है। जो मेन मुद्दा इसका आता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, उसको इंडियन इनकम पे टैक्स भरनी होती है। और मैं सीधा बता रहा हूँ, फॉरेन इनकम के केस में अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा हो, इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो उसको इंडिया में टैक्स भरनी पड़ती है। इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से नहीं हो रहा हो तो इंडिया में से टैक्स भरनी पड़ती नहीं है। ये था स्कोप ऑफ इनकम। इसका एक टेबल देख लेने का तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम इनकम की लिस्ट खाली याद करनी है। ऐसे एग्जाम इनकम की लिस्ट खाली याद करनी है, एक बार गो थ्रू करनी है। ये तुम गो थ्रू बोलते हैं जो, तो ये ले गो थ्रू कर, ये है तेरी गो थ्रू के बेना कौन कौन सी इनकमों में टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम, एचयूएफ में से शेयर मिले, पार्टनरशिप में से शेयर मिले, लीव ट्रैवल कंसेशन मिले, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव, सैलरी, ऐसी काफी सारी इनकम है जो अगर आपको मिलती है तो इनके ऊपर आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। When you come to salary, I said when you come to salary, unit 2, सबसे पहले आओ सैलरी के अंदर तुम्हें याद करा दूं, एचआरए, ग्रेचुइटी, पेंशन, बोलो बोलो बोलो, एचआरए, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट की एग्जम्पशन कैसे गिननी है, उसके रूल्स हैं, और परक्विजिट्स की वैल्यूएशन है। परक्विजिट्स की हाउस रेंट अलाउंस, जो इंसान खुद के घर में रहता हो ना, उसको जितना भी अच्छा नहीं मिले सीधा टैक्सेबल है, सीधा टैक्सेबल है। बाकी जो इंसान खुद के घर में नहीं रहता हो, भाड़े के घर में रहता हो, तो उसको एचआरए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट में से, इनमें से लीस्ट माइनस होता है उसको। पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड पूरा का पूरा। नंबर 2, चलो शहर के हिसाब से था, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास है तो 50% ऑफ सैलरी निकालो, और दूसरा कोई भी शहर है तो 40% ऑफ सैलरी निकालो, एंड लास्ट एक वर्किंग करो, क्या 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 क्या, एक्चुअल एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड का अमाउंट निकाल के उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस करने का। इन तीन में से जो लीस्ट अमाउंट आएगा, इन तीन में से जो लीस्ट, वो आपका एग्जाम्प्ट होगा। वो क्या होगा आपका, इस पर्पस के लिए सैलरी लेना है, बेसिक सैलरी प्लस डीए अगर फॉर्मिंग पार्ट है, एंड फिक्स 63% बेस्ड कमीशन, टर्नओवर बेस्ड कमीशन। इसके लिए ना मैं तुमको एक सिंपल सलाह दूंगा, तुम यहाँ से इसके रूल्स देखो, और एक सम कॉलेज पैम्पलेट में, सैलरी का कॉलेज पैम्पलेट तुमको दिया हुआ है, वहां पे हर एक टाइप का एक एक सम किया हुआ है। हर एक टाइप का एक एक सम, रूल सम, वो आप कर, इट विल हेल्प। पेंशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन मिले तो टोटली टैक्स फ्री, याद करो पेंशन दो तरह की होती है, कम्यूटेड और नॉन कम्यूटेड। नॉन कम्यूटेड पेंशन मिलती है ना, वो किसी को भी मिले, हर एक के लिए फुली टैक्सेबल है, हर एक के लिए फुली टैक्सेबल है। बट हाँ, कम्यूटेड पेंशन मिल रही है एक साथ इकट्ठा अमाउंट, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो टैक्स फ्री। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, क्या नहीं हुआ, चलो क्या नहीं हुआ, आप प्राइवेट एम्प्लॉय है तो एनी कम्यूटेड पेंशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी, उनको होली एग्जाम्प्ट होता है। बाकी वाले के लिए इफ द पर्सन इज रिसीविंग ग्रेचुइटी, इफ द पर्सन इज रिसीविंग, तो उसको 1/3 तक का अमाउंट एग्जाम्प्ट है। कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट है, 1/3। और ग्रेचुइटी नहीं मिलता हो तो हाफ अमाउंट उसका एग्जाम्प्ट है। कितना एग्जाम्प्ट है, हाफ से ज्यादा नहीं बेटा। सिंपल पेंशन जो आती है वो अनकम्यूटेड मंथली आती है, वो मंथली पेंशन, वो पूरा टैक्स भरना पड़ता है। और जो इकट्ठा अमाउंट मिले ना अपने को, क्या अमाउंट मिले इकट्ठा, उसको कम्यूटेड को, उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेड, उस पर टैक्स का बताया। फाइन। इसके बाद अगर आता है ग्रेचुइटी, तो ग्रेचुइटी में ना एकदम सिंपल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी, वो एग्जाम, वो क्या एग्जाम, कितना एग्जाम, कितना एग्जाम, फुल एग्जाम, पक्का। अब बाकी जो दो दूसरे कैटेगरी के एम्प्लॉय है वो दो है, एक एम्प्लॉय कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट और एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो इनके अंदर है ना एग्जाम्पशन ऐसे गिनते हैं, लीस्ट ऑफ द बिलो इज एग्जाम, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख, कितना अमाउंट 20 लाख, या 15 डेज सैलरी गिनना है। कितनी सैलरी गिननी है, याद आ रहा है 15 डेज सैलरी कैसे गिनने का, कवर्ड में आता है 15/26, 15 ऑफ लास्ट सैलरी ड्रॉन, 15/26 ऑफ लास्ट सैलरी ड्रॉन, 15/26 ऑफ लास्ट सैलरी ड्रॉन आप ले लेंगे। इज दिस क्लियर? इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, आई सेड इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। फिर एक बंदा आता है इन केस ऑफ एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट, हाँ जी बेटा,
था क्या कंप्लीटेड ईयर्स की 6 महीने की? इसमें कंप्लीटेड और नीचे वाले में जो रहेगा इसमें कंप्लीटेड ईयर्स ही ले रहे हैं, यानी पॉइंट इग्नोर मारना है और नीचे वाले में एडजस्ट करना है, ठीक है। ये दूसरा, इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय आप आ रहे उस पर ही पहुंच गए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ग्रेचुइटी एक्टिविटी कवर्ड नहीं है तो 20 लाख एक अमाउंट है पक्का, दूसरा एक्चुअल अमाउंट, तीसरा हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। यहाँ सैलरी फॉर दिस पर्पज इज बेसिक डीए अगर उसका बता रहे हैं और कमीशन, एवरेज सैलरी गिनना है 10 मंथ्स का। इसका अंदर आई सेड देखो इधर ईच ईयर जब वर्ड यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, each year completed, तो this is not confined to completed years of service under one employer, कोई भी पुराना एम्प्लॉयर के ईयर भी इसमें आ सकते हैं। वेट इसमें से हम एक बार देख लेते हैं कि कंप्लीटेड ईयर्स वाला फंडा किसमें, सैलरी लास्ट ड्रॉन बट डज नॉट इंक्लूड, एक सेकंड, हाँ ये रहा, कवर्ड वाले एक्ट में ऐसा है फॉर एवरी ईयर कंप्लीटेड और सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, यानी 15/26 जिसमें आएगा, किसमें, जो 15/26 उसमें 7 साल 9 महीने हो तो 8 साल गिनेंगे, 7 साल 3 महीने हो तो 7 साल गिनेंगे, और जो नॉट कवर्ड वाले लोग हैं उनका 7 साल 3 महीने हो, 7 साल 8 महीने हो, 7 साल 9 महीने हो, 7 साल 11 महीने हो, 7 साल 11.5 महीने हो, 7 साल ही गिनेंगे। इज दिस क्लियर? दिस वाज ग्रेट। फिर इसके बाद बात करते हैं, हम लीव इनकैशमेंट का। लीव इनकैशमेंट मतलब आपको चालू नौकरी के टाइम पे जितनी छुट्टियां मिलती थी आपने उतनी छुट्टियां नहीं ली हैं और तो उसका सरकार आपको पैसा एंड में दिया है, तो वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जो आपको अगर कोई भी अमाउंट लीव इनकैशमेंट के नाम पे मिल रहा है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, तो इट इज फुल्ली एग्जाम। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो ऐसे गिनना है, कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी calculated on the basis of average salary in respect of period of earned leave standing at credit of employee. Leave entitlement cannot exceed 30 days, मतलब कि जितने साल नौकरी की है हर साल का 30 दिन देना। I said हर साल का, समझो मैं समझा रहा हूँ, कोई इंसान है जिसने 10 साल नौकरी की है, 30 दिन के हिसाब से कितनी पगार, कितनी नौकरियां, कितने दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, 300। उसने समझो अपनी नौकरी में 100 दिन छुट्टी ली है आज का, तो बाकी क्रेडिट कितनी बचेगी, 200 दिन, तो इट इज 200 दिन। I said it is 200 दिन, उसकी 200 दिन की पगार गिनो। दूसरा 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, कितने महीनों की एवरेज सैलरी, ये जो शर्ट लगाई ना 10 मंथ्स, ये बहुत लॉजिकल शर्ट लगाई है, इसका रीजन है 10 मंथ्स जो अमाउंट लगा है ना, बहुत लॉजिकल लगा है, इसका रीजन है सरकार मैक्सिमम 300 दिन की छुट्टी लेने देती है। सरकार लीव एनकैशमेंट में मैक्सिमम 300 दिन की पगार ही जमा करने देती है, उससे ऊपर पगार जमा करने देती नहीं है, तो इन्होंने सीधे 10 मिनट ठोक दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज 3 लाख लिमिट नक्की की है और एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड। सैलरी चैप्टर के लिए मैं आपको एक एकदम सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, देखो रिवीजन प्लान बनाते जाओ। यूनिट 1 मैं बता रहा हूँ 2 मिनट। यूनिट 1 के अंदर आप क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने पैम्पलेट में से जो डेफिनेशन दिखाई, पैम्पलेट में से वो गो थ्रू करके रेसिडेंशियल स्टेटस के रूल्स एट ग्लांस जो दिखा है वो देख के एग्जम्प्ट इनकम की लिस्ट एक बार पढ़ लो और वो चार्ट दिया है जो स्कोप ऑफ इनकम का वो पढ़ लो, दैट्स इट। यूनिट 2 के लिए डोंट रेफर दिस, डोंट रेफर दिस कॉलेज पैम्पलेट है ना, उसमें हर एक चीज जो लिखी हुई है उसके नीचे उसका एक सम किया हुआ है, हर एक जो चीज दी हुई है उसके नीचे उसका एक सम किया हुआ है। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट वेरी नाइसली। यस सर। हाँ जी, क्या टैक्स, जो लीस्ट अमाउंट एग्जम्प्ट होगा बाकी पे टैक्स लग जाएगी। चलो वेज सैलरी ग्रेचुइटी कुछ भी मिले तो तुम्हारा वो टैक्स है। सैलरी आपको लास्ट ईयर में मिली हो कि एक्रू हुई हो, आपका वो टैक्सेबल होता है। एडवांस सैलरी पे टैक्स लगता है, एरियर सैलरी जब मिले उस पर टैक्स तब लगता है, लीव सैलरी पे टैक्स लगता है, फीस कमीशन ग्रेचुइटी पेंशन जो एग्जम्पशन बताया आपको उसके ऊपर टैक्स लगता है। यहाँ सीधा आ जाएंगे अलाउंसेस पे। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या बोला है, इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन सैलरी, नीचे उसका डिडक्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस अलग से एग्जम्पशन हो गई है।
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर बच्चा, मैक्सिमम 2 बच्चे। हॉस्टल और यस नेक्स्ट इज हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस 300 रुपए पर बच्चा, मैक्सिमम 2 बच्चों का आपको अलाउड रहता है। ट्रैवलिंग अलाउंस, देखो ये एग्जाम्पशन इज अवेलेबल इन द अबव सेड केस। ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट कॉस्ट ऑफ ट्रैवल या ट्रैवलिंग, अगर आपको उसके लिए दिया है तो उसका कोई टैक्स लेने वाले नहीं है। कन्वेंस अलाउंस दिया है, क्या दिया है? कन्वेंस, तो उसका आपका अगर जितना अमाउंट आप स्पेंड करते हो, जितना अमाउंट आप स्पेंड उतना छोड़ के बाकी पे टैक्स लगता है। डेली अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, हेल्पर अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, रिसर्च अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, यूनिफॉर्म अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। ये उसकी समरी भी दे दी है सर ने। DA fully taxable, CCA fully taxable, tiffin allowance fully taxable, medical allowance fully taxable, special allowance fully taxable, servant allowance fully taxable. Standard deduction का amount 50,000 by heart learn कर लेना। I said by heart learn कर लेना। Entertainment allowances मैंने बताया पहले ऊपर इनकम में इंक्लूड कर दो और नीचे डिडक्शन के नाम पे 5,000 या 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी या अमाउंट रिसीव्ड, उतना आपको माइनस करने मिलता है। लगभग 90% लोगों के केस में 5,000 ही माइनस होता है। कितना माइनस होता है? 5,000, क्योंकि इंटरटेनमेंट अलाउंस सबको इससे ज्यादा ही मिलता है। 20% ऑफ सैलरी भी बहुत ज्यादा होता है। 5,000 ही एक छोटा अमाउंट है, सिर्फ 5,000 ही एक छोटा अमाउंट। और प्रोफेशनल टैक्स तुम जो भरो वो तुम्हारे यहाँ पे डिडक्शन है। इज दिस क्लियर? हाँ हाँ बेटा, नौकरी में कोई कोई देता है भाई, यहाँ तुझे देखो पहाड़ी एरिया में तुझे जॉब दिया है, या हमने तुझे ऐसा जॉब दिया है जिसमें तेरा ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गया है, तो उसका हम तुझे स्पेशल पैसा दे रहे हैं, स्पेशल अलाउंस देते हैं ना। जैसे मैं तुमको सिंपल बताऊं कि जैसे आप यहाँ मेरे बड़ौदा ऑफिस के एम्प्लॉय थे, आपको बड़ौदा में जॉब दिया था, अभी मैंने आपको बोला है कि नहीं एक काम करो ना, अभी बड़ौदा में काम कम है, आप डबोई चले जाओ, तो उसका मैंने एक्स्ट्रा भर के दिया। परक्विजिट बहुत सारे हो सकते हैं, आई सेड परक्विजिट बहुत सारे हो सकते हैं। अपने केस में खाली हाउस वाला केस है। कौन सा केस है? हाउस, वैल्यूएशन ऑफ हाउस। बेटा चलो इधर सुनो, वैल्यूएशन हाउस का मैं ना इसका आपको कॉलेज का एक जो चार्ट अपने पास था, मैंने आपको इसका कॉलेज का चार्ट लास्ट दिया था, मैं वही निकाल रहा हूँ। वो बहुत ही प्यारा चार्ट है, उसमें से सब चीजें बहुत अच्छे से समझ पड़ जाती है। राइट नाउ नॉट ट्रेसेबल, आपको भेजा हुआ है ना मेरा आपकी ग्रुप में, वहां से निकाल लो ना, वहां से देख लेते हो। देखो मेरा भेजा हुआ है। नाम क्या बताए बेटा? एग्जाम कब हुई थी? एग्जाम दिसंबर में, ये रही दिसंबर में एग्जाम हो रही थी तुम्हारी, उसके टाइम पे सब फाइलें साथ में भेजी हुई है मेरी एक दिन पे। दिसंबर में नहीं हुई, नवंबर में ये रहा सैलरी का चार्ट है। मैंने आपने पूरा अलग से भेजा, ये रहा ना परक्विजिट का चार्ट। देखो इसमें सिंपल क्या लिखा है, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। देखो सबसे पहले बोला है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कौन से एम्प्लॉय हो? तो आपका लाइसेंस फी गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया उतना आपका परक्विजिट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, एकदम सिंपल सोचना, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो और अकोमोडेशन टेकन ऑन रेंट है बाय एम्प्लॉयर, उसने आपको भाड़े पे घर लेके आपको रहने के लिए दिया है, उसने भाड़े पे घर लिया है और आपको रहने के लिए दिया है, तो आपका 15% ऑफ सैलरी या रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, व्हिचएवर इज लोअर, वो आपका एग्जाम वैल्यू में गिनाएगा इसमें टैक्स वैल्यू। अगर पॉपुलेशन बाकी, अगर मकान खुद का है मालिक का, मिला चार्ट सबको? मकान खुद का है मालिक का, तो 25 लाख से ज्यादा बस्ती वाला शहर है तो 15%, 10 से 25 लाख बस्ती वाला शहर है तो 10%, और 10 लाख से कम बस्ती वाला शहर है तो 7.5% ऑफ योर सैलरी, 7.5% ऑफ योर सैलरी। 7.5 है भाई मेरे, 7.5 क्या 7.5 मिला तुमको? चलो उतना वैल्यूएशन करने। दिस इज ऑल अबाउट सैलरी बच्चा लोग, दिस इज ऑल अबाउट सैलरी। आई सेड दिस इज ऑल अबाउट सैलरी, इतना कर लेंगे बहुत हो जाएगा। इज दिस क्लियर? नाउ रिसेंटली डन चैप्टर्स, कल के लिए हाँ फोन करता हूँ।
और कर्मिश भी बाहर बैठा है शायद, उसको बोल सर ने बोला कि देख आप जाओ भाई, आप ऊपर खाली कर करूँगा मैं नहीं लिखा। चलो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चालू करें बेटा। अभी आपके जो ये 5 चैप्टर है ना, सेकंड ऑल ऑफ यू प्लीज, अकेला सैलरी इन सबके सामने भारी है। अकेला सैलरी आप देखेंगे ना, इनसे बड़ा है सबसे। फोन कर ठीक है। अरे स्माइलिंग चली गई ओके। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एकदम सिंपल जाएंगे, ध्यान से सुनो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका घर होना चाहिए, आपका ओनरशिप का होना चाहिए, लैंड हो या लैंड तो नहीं चलेगा, बट या प्रॉपर्टी है या लैंड अपर्टेनेंट टू देयर टू है या उसके पास की लैंड है, और अगर आप अपने धंधे वंधे के लिए वो घर यूज कर रहे नहीं हो तो बस आपका उसका हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेशन होने वाला है, वो फिक्स ही है। तो हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड ओनर गिनेंगे अगर आपको, अगर आपने अपने माइनर चाइल्ड या अपनी वाइफ को घर भाड़े पे मतलब ट्रांसफर कर रखा है तो हम भी आपको ही हम ओनर गिनेंगे उसका। फॉरेन में कंट्री में कहीं आपका हाउस प्रॉपर्टी हो तो भी हम उसको आपका ही घर गिनेंगे, डिस्प्यूटेड ओनरशिप हो तो भी आपका ही घर गिनेंगे। आपका घर है लेकिन वो स्टॉक इन ट्रेड में आप अभी यूज कर रहे हो लेकिन उसमें से भाड़े की आवक कमा रहे हो तो भी उसको हाउस प्रॉपर्टी गिनेंगे। कॉम्पोजिट रेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कॉम्पोजिट रेंट। तो कॉम्पोजिट रेंट में ऐसा रहता है नहीं, हम उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, छोटा हो सकता है तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट इधर और फैसिलिटीज का रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, छोटा नहीं हो सकता तो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, एसेट सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हम ले लेंगे इसको। कॉम्पोजिट रेंट अलग नहीं हो सकता तो फिर को ओनर हो आप तो अपने अपने हिस्से पे टैक्स भरो, एसेट अपने अपने हिस्से पे टैक्स करो। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी मतलब अगर आप कैसा है साथ में मिलके कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो तो जिसको जितना इनकम का हिस्सा है उसको उतना टैक्स भरना पड़ेगा। क्या? हाँ वो अभी आएगा ना सेल्फ ऑक्यूपेशन, हाँ वैल्यूएशन, यस वैल्यूएशन अभी कर बेटा। ये चार्जेबल तो टैक्स नहीं है इनकम। पहली फार्म हाउस की इनकम, वन पैलेस टू द एक्स रूलर, साइंटिफिक रिसर्च के लिए घर यूज कर रहे हो, लोकल अथॉरिटी यूज कर रही है, कोई हॉस्पिटल है, कोई इंस्टीट्यूट है एजुकेशन वो यूज कर रही है, ट्रेड यूनियन यूज कर रही है। तो बेटा टैक्सेशन ऐसे होती है, पहले जीएवी निकालो, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स अगर ओनर ने भरी है तो माइनस करो तो एनएवी हो जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और इंटरेस्ट जो बोरोड कैपिटल का भरो वो माइनस कर दो। तो अब भी इस चैप्टर में कट सट के सिर्फ 2 मुद्दे बच जाते हैं, एक जीएवी कैसे निकलेगी और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन कितना है। तो जीएवी कैसे निकलती है? तो बेटा जीएवी के लिए ना मैंने तुमको ऐसे सिंपल स्टेप बताए। स्टेप 1 में म्यूनिसिपल वैल्यूएशन या फेयर रेंट वैल्यू दोनों में से हायर निकाल के उसको सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेट, सब्जेक्ट टू जो सरकार ने अनाउंस किया हुआ वो आता है स्टेप 1 का आंसर। नंबर 2 हम निकालते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल हम वो स्टेप 2 में निकालते हैं। और फिर है ना सीधा 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 मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये स्टेप्स लगाओ। मैंने आपको ये रूल्स दे रखे हैं ना, ये हाँ जी, ये एकदम फाइनल फिक्स रूल्स है। ए रहेगा म्यूनिसिपल रेंट, बी रहेगा फेयर रेंट, सी रहेगा स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टेप 1 में निकालो हायर ऑफ द ए एंड बी सब्जेक्ट टू सी, सब्जेक्ट टू सी। एनुअल रेंट निकालो D1, उसमें से अनरियलाइज रेंट D2 और लॉस ड्यू टू वैकेंसी D3 माइनस करो तो आपका एक फाइनल अमाउंट आएगा D, फाइनल अमाउंट आएगा D। पक्का? अगर स्टेप 2 में जो ये अपने आंसर निकाला है D, कौन सा आंसर निकाला है? D। लॉस ड्यू टू वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने के बाद भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड म्युनिसिपल वैल्यू से ज्यादा है, म्युनिसिपल वैल्यू से ज्यादा है, फर्स्ट वाले स्टेप से ज्यादा है, तो अपना स्टेप 2 विल बी द आंसर, स्टेप 2 विल बी द आंसर। अब अगर समझो कि स्टेप 2 का आंसर कम है, आई सेड स्टेप 2 का आंसर कम है, तो ये स्टेप सोचेंगे अगर D इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, ओनली बिकॉज ऑफ मानता नहीं तो वैकेंट रहा प्रॉपर्टी इसके लिए तुमको कम भाड़ा मिला है, वैकेंट रहा प्रॉपर्टी इसके लिए तुमको कम भाड़ा, तो जितना मिला है उतने पे टैक्स पर, जितना मिला है उस पे। तो D इज योर एनुअल वैल्यू, D इज योर एनुअल वैल्यू।
These lower than expected rent partly because of vacancy, partly because of other factor, partly because of other factor. कोई तुम्हारे पैसे खा गया तो expected rent under step 1 ले लो, expected rent under step 1 ले लो पहले, और उसमें से हाँ उस इंसान को loss due to vacancy माइनस करके दो. क्या माइनस करके दो? Loss due to vacancy. Third, these lower than expected rent only because of other factor, only because of कोई वैकेंसी नहीं है तो तुझे कुछ भी माइनस नहीं करने देंगे, सीधा स्टेप 3 मतलब जो स्टेप 1 में सरकार ने वैल्यू डिसाइड की है उसके ऊपर तू टैक्स भर. सादी भाषा में अपने मन में इतना फाइनल कर लो, एक्चुअल रेंट पे टैक्स भरनी होती है या जो स्टेप 1 में आंसर निकला उस पे, जो दोनों में से हायर हो, जो दोनों में से हायर हो. सेकंड वाला आंसर अगर लोअर है, भले सेकंड वाला आंसर अगर लोअर है एक्चुअल अमाउंट, और लोअर खाली इसके लिए एक्सेलेंट, क्योंकि मेरा घर वैकेंट रहा था, क्योंकि मेरा घर वैकेंट, तो सरकार जुल्मी नहीं है, ऐसे सरकार जुल्मी नहीं है, वो हमको सेकंड स्टेप पे ही पैसे भरने देगी, सेकंड स्टेप पे ही टैक्स भरने देगी. नाउ दिस इज जस्ट म्युनिसिपल टैक्स आपने भरा है तो आप माइनस कर सकते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% है, और बोरोड कैपिटल उसमें इतना याद रख लो यार, दो तरह का कैपिटल का ब्याज मैंने बताया, एक पुराना जो मतलब समझो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, आई सेड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो मेरी बात समझेंगे, इसका एक एमसीक्यू श्योर आएगा मैं जो बता रहा हूँ. समझो कि ऐसे तुमको क्वेश्चन में देते हैं, मिस्टर बालानी कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 22 ऑफ जनवरी, तो कौन सी तारीख तक का ब्याज को प्री एक्विजिशन गिनेंगे? लास्ट 31 मार्च तक. आई सेड लास्ट 31 मार्च. समझो 2016 से इसका घर बन रहा था, तब से लेके का ब्याज जमा करो जमा करो जमा करो जमा करो जमा करो जमा करो, कहाँ तक? जिस साल में कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ उसके पहले की 31 मार्च तक, वो हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. सर चालू साल में कितना अलॉट होगा? एवरी ईयर डिवाइड बाय 5, मतलब जितना जो अमाउंट आया है ब्याज का इट इज डिवाइडेड बाय 5, आने वाले 5 साल में अलॉट होगा. आई सेड आने वाले 5 साल में. ये हुआ नंबर 1. नंबर 2, चालू साल में जो ब्याज भरा है वो तो अलॉट होगा ही होगा, मतलब वो तो करंट ईयर का ब्याज है. भाड़े में प्रॉपर्टी देके रखी है, अच्छा भाड़े में प्रॉपर्टी देके रखी है तो ब्याज के नाम पे तुम करोड़ भी माइनस करो चलेगा, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है. कौन सी प्रॉपर्टी है? ध्यान देना, अभी मेन मुद्दे पे आ गए. कौन सी प्रॉपर्टी है? सेल्फ ऑक्यूपाइड. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में सरकार ने लिमिट नक्की की है 2 लाख रुपए. कितने? और 30,000 रुपए. देखो ये उसका ना एक शॉर्ट टेबल बना हुआ है कि 30,000 कब और 2 लाख कब. यहाँ नीचे अपने पास टेबल है, ये देखो. मैक्सिमम सीलिंग इफ द कैपिटल इज बोरोड ऑन और आफ्टर अप्रैल 199, अप्रैल 199 तो 2 लाख है, अप्रैल 199 के बाद है तो 2 लाख है. ये दो केसेस में अमाउंट 30,000 गिनाएगा. पहला, अगर कैपिटल बोरोड है बिफोर 1 अप्रैल 99 या तो आफ्टर का है बट फॉर रिकंस्ट्रक्शन है. किसके लिए है? रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल. एक्विजिशन के लिए लोन लियो, किसके लिए लोन लियो? तो 2 लाख की लिमिट लगेगी. कितने की लिमिट लगेगी? फाइन. So this is all about income from house property. Income from other sources. मैं इसका रिवीजन में आपके 5 मिनट से कम का टाइम लूंगा. रीजन, आपको इनमें से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा ये टेबल देखो, सीधा का सीधा ये टेबल देखो. डिविडेंड मिला है टैक्सेबल, इंटरेस्ट मिला है कहीं से भी टैक्सेबल, कलेक्शन चार्जेस माइनस कर देंगे, रेंट मिला है कॉम्पोजाइट टैक्सेबल, कैजुअल इनकम कोई भी हुई है 30% टैक्सेबल. कितना टका टैक्सेबल? 30%. तुमने तुम्हारे स्टाफ से पैसे लेके रखे लेकिन वो सरकार में जमा कराए नहीं है तो उतना अमाउंट टैक्सेबल. डायरेक्टर्स फी, डायरेक्टर्स कमीशन, डायरेक्टर्स अंडरराइटिंग कमीशन, एनएसएस में से पैसा मिला है, कुछ भी मिला है, सब टैक्सेबल. सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई लिमिट्स याद करूं? हाँ, फैमिली पेंशन में 15,000 रुपए तक का डिडक्शन अलॉट है. कितना? या 33% ऑफ द अमाउंट विच इज रिसीव्ड. एक ये अमाउंट याद करो. दूसरा, अगर आप माइनर बच्चे की इनकम अपनी इनकम में ऐड कर रहे हो, किसकी इनकम ऐड कर रहे हो? पर चाइल्ड 1500 रुपए डिडक्शन अलॉट है. कितना अलॉट है? 1500. एक ये, और इसमें एक खाली ग्रॉसिंग अप की फॉर्मूला याद करो. ग्रॉस अप कैसे करना? समझो तुमको कोई बताता है कि ब्याज मिला है 900 रुपए, आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस 10%, तो ब्याज का अमाउंट कितना है? 1000. भूल गए? ब्याज का अमाउंट 1800 मिला है, आफ्टर डिडक्टिंग 10% टीडीएस, तो ब्याज कितना है? 2000. सर कैसे निकाला 2000? 1800 डिवाइड बाय 0.9. कितना? देखो 10% टीडीएस है, मतलब मिला कितना? 90%. 20% टीडीएस तो मिला कितना? 80%.
30% TDS तो मिला कितना 70%, जो अमाउंट मिला है ना दैट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग परसेंटेज, जैसे 1800 डिवाइड बाय 90%, 900 डिवाइड बाय 90%, इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने हाँ जी भाई समझो, एक काम आप कैलकुलेटर निकालो, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको 3750 अमाउंट मिला है, 3750 आफ्टर डिडक्टिंग 25% TDS, तो ग्रॉस अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकालना है, 100 में से 25 क्या था, हाँ तो बस 3750 डिवाइड बाय 75%, 75% है 5000 आएगा, 5000 आएगा। एक और करके देखो, समझो 20% TDS काट के आपको 6400 मिला है, तो 6400 डिवाइडेड बाय 80%, 8000 एग्जैक्टली। एक और कर लो, 15000 अमाउंट मिला है, आई सेड मुझे 15000 अमाउंट मिला है आफ्टर डिडक्टिंग 25% TDS, 25% TDS निकाल लो, तो 25% निकाल के 100 में से 25 क्या तो 75, तो 15,000 डिवाइड बाय 75%, तब का 20,000 अमाउंट है। ग्रॉस इनकम की फॉर्मूला आती है, ये लिस्ट ऑफ इनकम्स पढ़ी है, ग्रॉस अप करना आता है, माइनर का डिडक्शन 1500, फैमिली पेंशन का डिडक्शन 15,000, फैमिली पेंशन का डिडक्शन 15,000, इतना पता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाए, ऐसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाए। फाइन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कुछ पूछना है दीपेश? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हाँ गिफ्ट उसमें है ना, कौन सी है, चलो याद करो, दो रह गया पॉइंट, सही बात है, बताओ। रिलेटिव के पास से, मैं बोलता हूँ रिलेटिव के पास से अगर आपको गिफ्ट मिली है, रिलेटिव के पास से अगर आपको गिफ्ट मिली है तो नॉन टैक्सेबल। रिलेटिव के पास से नहीं, किसी भी और इंसान के पास से मिली और 50,000 से ऊपर का अमाउंट मिला है तो इट इज टैक्सेबल। पक्का? श्योर? मैरिज में कुछ भी अमाउंट मिला तो उस पर कोई टैक्स बढ़नी नहीं है, मतलब शादी का फिक्स ही करा दो, शादी में करोड़ करोड़ जितना ले लेना, वाइट करा देना। क्या बोल रहा है? किसी से भी, पड़ोस वाली से मिले तो भी, टैक्स से मिले तो भी, समझे क्या? बोले एक्स को कौन शादी में बुलाएगा? बुला दो, बुला दे, कॉमन हो गया ना क्या? जय माता दी। चलो वादा नहीं, किसी की भी पास से गिफ्ट मिले, एक्स डबल एक्स मतलब पूरा एक्स, किसी के भी पास से इनकम मिले, ठीक है, अपने को सब सब बोलो, बस बेटा बस, बालानी बालानी उंदा उंदा मत बोलो यार, अपने किसी की भी पास से गिफ्ट मिले, चलो ओके। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम टैक्स में, पीजीबीपी में पहला प्रिंसिपल जो आपको सीखना है, इट इज सिंपल में सिंपल, जो पीजीबीपी चैप्टर में सिखाया था कि आपको डेप्रिसिएशन की वर्किंग सीखनी है। किसकी वर्किंग सीखनी है सर? कितनी चीजें आप सिखाएंगे? सिखाता हूँ ना, जो 4 चीजें इसमें मेन है, चारों सिखाता हूँ। एक है डेप्रिसिएशन, एक है ध्यान इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट चलता है, हर एसेट का ब्लॉक बनता है, उसका परसेंटेज के हिसाब से टैक्स आपको डेप्रिसिएशन गिनना है, यानी 15% वाली एसेट है तो 15%, 20 वाली है तो 20, 10 वाली है तो 10, उसके हिसाब से टैक्सेशन। ऑल ऑफ यू उसका अंदर ऐसा रहता है ब्लॉक ऑफ एसेट में कि कोई भी नई एसेट खरीदो तो ऐड करो, कोई भी पुरानी एसेट बेच दो तो लेस करो, लास्ट जो WDV बची उस पर डेप्रिसिएशन। अगर 2 केसेस में डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है कि या तो सारी एसेट बिका गई, कुछ बचा ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं आता, या एसेट पड़ी है भले बट बुक वैल्यू 0 हो गया, बुक वैल्यू 0 हो गया, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलता नहीं। रेस्ट हर केस में आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। डेप्रिसिएशन अगर आपकी प्रॉपर्टी चालू साल में नई खरीदी हुई है और 182 डेज से कम यूज हुई है, आई सेड कम यूज हुई है, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। चलो इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं, बहुत काम आएगा तुमको। मिस्टर ए इज हैविंग फैक्ट्री, he bought a new plant on 3rd November
in 15% block for 2 lakh rupees. Calculate the amount of depreciation. तो बोले 2 लाख का 15% गिन लो, कितना हो रहा है? 2 लाख का 15% बोल रहा हूँ, कितना होता है? 30,000। पूरा दे दे डेप्रिसिएशन 30,000। नवंबर 182 डेज से कम हो जाएगा। 30 सितंबर एक राउंड फिगर गिन लो तो आधा 15,000। आई सेड आधा गिनो 15,000। फिर से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लो। मिस्टर ए बॉट अ न्यू प्लांट ऑन 2 जून फॉर 3 लाख रुपीज। 10% का ब्लॉक, डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताओ। 30,000। 3 लाख का 10% इज 30,000। 2 जून को खरीदा है तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन, फुल ईयर डेप्रिसिएशन। एक तीसरा कर लो भाई, मेरे अप्रैल 1 से जून 2 तो अभी 2 ही महीने हुए ना, मतलब सिंपल एक ही गिनना है। साल में 182 डेज से ज्यादा वापरी है प्रॉपर्टी तो फुल डेप्रिसिएशन, कम वापरी है तो आधा डेप्रिसिएशन। तो 30 सितंबर से पहले की खरीदी हो तो फुल डेप्रिसिएशन, बाद की हो तो आधा, ऐसा समझ ले। ठीक है, लाओ चलो एक और सम करो। मिस्टर धीरज गॉट अ न्यू एक्टिवा फॉर 86,000 रुपीज, 15% ब्लॉक ऑन हिज बर्थडे। बर्थडे कब आता? 16 सितंबर। फुल आएगी डेप्रिसिएशन। 80 कितना बोला मैंने? 86,000 करो। 86,000 का 12,900 डेप्रिसिएशन है। पक्का? हाँ या ना? 13 नहीं 12,900 एक फिक्स फिगर है। चलो, मिस्टर यशु गॉट अ न्यू एक्टिवा ऑन हिज बर्थडे। वो नवंबर वाले है, अभी मेरे को पक्का याद पड़ रहा है। अक्टूबर थोड़ी 21 भाई नक्की करो ना, तुम क्या बोल रहे हो यार, मैं एक बात करो। चलो, नीरू सर गॉट अ न्यू एक्टिवा ऑन हिज बर्थडे। हाँ, ये डेप्रिसिएशन हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगी। 15% का आधा, 15% का आधा। तो ये याद करना, डेप्रिसिएशन का फंडा याद करो पहला। दूसरा, बस इस चैप्टर में ना तुमको इसके बाद कुछ ऐसी पेमेंट याद करनी है। प्लीज ऑल ऑफ यू सी हियर। तुम एम्प्लॉयज को बोनस दो, कमीशन दो, ब्याज भाड़े का भरो, फिर पीएफ के पैसे किसी के भरो, सब आपको अलॉट है। बैड डेट्स एक्चुअल अमाउंट अलॉट है, एक्चुअल अमाउंट अलॉट है। प्रोविजन फॉर बैड डेट अलॉट नहीं है। जनरल डिडक्शन कोई भी हो, कैपिटल नेचर और पर्सनल नेचर का खर्चा नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए? कैपिटल नेचर और पर्सनल नेचर, वो अलॉट नहीं है, बाकी सब अलॉट है। सर इसमें अभी और कोई चीज आपने बोला था, याद कराओ। बोलता हूँ ना, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या कोई भी और चीज जो तुमने फॉरेन में पे की है। कहाँ पे की है? चल जल्दी, कहाँ पे की है? फॉरेन में पेमेंट की है और उस पर टीडीएस काटी नहीं है। ऐसे टीडीएस काटी नहीं है तो वो अमाउंट 30% तक अलॉट नहीं है। कितना अलॉट नहीं है? 30%। मतलब 30% डिसअलाउ हो जाएगा। कितना डिसअलाउ हो जाएगा? एक एग्जांपल ले लो। मिस्टर रोहित पेज रॉयल्टी टू मिस सेनोरिटा an amount of 2 lakh rupees during the current year. Mr. Rohit has forgot to deduct the TDS. 60,000। 2 लाख बोला ना मैंने, 30%। 60,000 सीधा इनकम में ऐड हो जाएगा। टीडीएस नहीं काटी ना, भर टैक्स। सर बाद में टीडीएस काट के भर दे तो अलॉट, जो एड बैक किया ना वो वापस लेस हो जाएगा। ऐसे वापस दिमाग में जा रहा है? फिर से बताओ चलो। Mr. Rohan paid a royalty on his machine purchased from Singapore। 10 लाख का मशीन है, ठीक है, और उसका अभी उसने पेमेंट कर दिया है, लेकिन टीडीएस काटना रह गया है। इसका टीडीएस काटना रह गया, क्या करें? 3 लाख रुपए इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा सीधा सीधा। हल्का लग रहा है, सरकार हल्की लग रही है ना? ठीक है, वांदा नहीं। इट इज टू बी एडेड। फिर रिलेटिव्स को पेमेंट करो। किसको पेमेंट करो? लेकिन एक्सेसिव अमाउंट पे करो। क्या पे करो? एक्सेसिव, जो जरूरत से ज्यादा, अनरीजनेबल अमाउंट, तो वो ऐड हो जाता है। 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट करो, 10,000 से ज्यादा या बेरर चेक पे करो तो वो आपका ऐड हो जाता है। और 43B में जैसे कुछ टैक्स वैक्स जैसे अमाउंट्स है। कौन से अमाउंट्स है? टैक्स, वो आपको भरना कंपलसरी है बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ऐसे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न भरने की तारीख आ गई लेकिन आपने तब तक वो पेमेंट नहीं करी है तो वो एड बैक हो जाएगा। ऐसे वो आपका एड बैक। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, ये सबसे सस्ता चैप्टर है। आई नीड मैक्सिमम 7 to 8 more minutes। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन,
सबसे सस्ता चैप्टर इसके लिए है कि आपको खाली इतना याद करना है कि कैपिटल असेट किसको गिनना है, कैपिटल असेट किसको गिनना नहीं है। ये एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ एक ये समरी देखने के बाद ये वाला एक सम कर देंगे, इट्स अ कैपिटल असेट और नॉट अ कैपिटल असेट। तुमको ब्रॉड प्रोविजन याद करा दूं, तुम्हारी पर्सनल ज्वेलरी, ऐसे पर्सनल ज्वेलरी भी हो तो वो भी आपकी कैपिटल असेट गिनाती है, और कोई भी ऐसी लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी हो वो आपका कैपिटल असेट गिनाता है। हाँ, आपका कुछ क्या नहीं, उसको सबको कैपिटल एसेट, सब पे फुल टैक्स लेंगे आपसे। हाँ, लेकिन पर्सनल वॉच हो वो कैपिटल एसेट नहीं है। चश्मा पहना हो, चश्मा, वो कैपिटल एसेट नहीं है, वो पर्सनल इफेक्ट्स है। वो क्या है? पर्सनल। शूज है, चप्पल है, वो आपका पर्सनल इफेक्ट है, ऐसे वो आपका पर्सनल इफेक्ट, उसके ऊपर आपका कैपिटल एसेट गिना था नहीं है। दूसरा, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बात आती है। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मतलब बोलो 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 36 महीने वाला हिसाब है। देखो याद करो, एकदम सिंपल सी समरी इसके अंदर याद करेंगे 36 महीने वाले में। तो देखो 36 महीने ही एक लिमिट है, लॉन्ग टर्म 36 महीने के बाद 36 महीने के अंदर शॉर्ट टर्म। 36 महीने वाला अमाउंट 12 महीने हो जाएगा फॉर लिस्टेड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, लिस्टेड सिक्योरिटी, अदर डिबेंचर, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड, इनके लिए जो पीरियड हो जाएगा वो 12 महीने गिनेंगे। 24 महीने पीरियड गिनेंगे फॉर अनलिस्टेड इक्विटी और रेफरेंस शेयर एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, बीइंग लैंड और बिल्डिंग। उनमें 24 महीने के बाद बेचो तो लॉन्ग टर्म, उसके पहले बेचो तो शॉर्ट टर्म। पक्का? लास्ट थिंग इज डिडक्शन, जो उस दिन कुणाल सर ने कराई है। हाँ जी, बस 5 मिनट में तो चैप्टर ही पूरा करो ना बेटा। भाई मेरे इसमें कुछ करना ही नहीं है। ATC ऑल ऑफ यू प्लीज यहाँ देखेंगे। ATC आपने किसी का LIC प्रीमियम भरा है, नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युटी में पैसा भरा है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा भरा है, PPF में पैसा भरा है, सुपर एन्युएशन फंड में पैसा भरा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिए हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा भरा है, या इस तरह का कोई भी चीज है, पेंशन प्लान या ये सब में आपने पैसे भरे, तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट डिडक्टेबल है। कितने तक का अमाउंट डिडक्टेबल है? मेडिक्लेम में खाली इतना याद करेंगे, मेडिक्लेम में खाली इतना याद करेंगे कि किस किस का मेडिक्लेम भर सकते हैं। स्पाउस और चिल्ड्रन का मेडिक्लेम भर सकते हैं, और अगर और पेरेंट्स का मेडिक्लेम भरते हैं, सीनियर सिटीजन है वो, तो कौन है? आप पे डिपेंडेंट हो के नहीं हो, आप पे डिपेंडेंट हो के नहीं, उसका एडिशनल 25,000 रुपए माइनस हो सकते हैं। कितना माइनस हो सकते हैं? 25,000। और खुद के लिए अमाउंट भी 25,000, ऐसे खुद के लिए भी अमाउंट है 25,000। इतनी सी डिडक्शन। अभी जिसको ये जो चैप्टर सब सुने बेटा, ये 1 साल सुनने वाले सारे रूल्स हैं, तो इसका बेल बनना इसमें कोई ना है ही नहीं कि इतने सारे रूल्स हैं। बट एटलीस्ट अभी कल के एग्जाम के लिए बात करते हैं। यू नो कि इस तरह का रूल कौन से चैप्टर में है। नाउ यू नो इस तरह का रूल कौन से चैप्टर में था, तो यू कैन हैव अ रेफरेंस लिंक। आई सेड यू कैन हैव अ रेफरेंस लिंक। अभी इस चैप्टर के एक सेकंड, ये मतलब एक रिवीजन खत्म हुआ,